नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीटीटी में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से हर साल 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरटीई 2009, एनईपी 2020, जेडपीडी, यूडीएल, अस्टीम, डायलेक्सिया और 21 दिव्यांगताओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक में गलती कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है, जेडपीडी किसने दिया, आरपीडब्ल्यू एक्ट में कितनी दिव्यांगताएं हैं, सलमान का स्टेटमेंट कब आया, क्या आप चारों का सही उत्तर दे पाएंगे? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस मैराथन क्लास में हम इस समावेशी शिक्षा के 120 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो सीटीटी 2026, यूपीटीटी, सीजीटीटी, एमपीटीटी, आरईटी तथा अन्य सभी टीटी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस अध्याय के लिए अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बुक चर्चा के साथ दिमाग समझो जिंदगी बदलो। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, सीटीटी 2026 में आपका टारगेट कितना है, 90 प्लस, 100 प्लस या 120 प्लस? चलिए उन सबसे महत्वपूर्ण 120 प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? उत्तर है स्टेनबैक एंड स्टेनबैक। प्रश्न 2, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 3, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है? उत्तर सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग। प्रश्न क्रमांक 4, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का अर्थ क्या है? उत्तर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। प्रश्न 5, लिस्ट रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट LRE की अवधारणा किससे संबंधित है? उत्तर है समावेशी शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 3, आरपीडब्ल्यू एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर 2016। ये आरपीडब्ल्यू एक्ट जो 2016 में ये अधिनियम पास हुआ था और छत्तीसगढ़ में ये एक्ट लागू हुआ है 2020 में। अगला प्रश्न क्रमांक 7, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताएं शामिल है? उत्तर है 21 प्रकार की दिव्यांगताएं इसमें शामिल की गई है। प्रश्न क्रमांक 8, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यह लागू हुआ 2009 में। एक्ट 2009 की है और पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, और ये एक्ट कहलाता है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई के अनुसार शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है? उत्तर 6 से 14 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 10, एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा पर क्या बल देती है? बिल्कुल बल देती है। उत्तर है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समान और समावेशी शिक्षा पर हमारे जो एनईपी 2020 आया है वो इस पे बल देती है। समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या है? उत्तर समान अवसर। आपको इसी प्रश्नों में अलग अलग समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत जो समान अवसर है वो अलग अलग रूपों में दिखाई देगा, क्योंकि इसी समान अवसर को अलग अलग शब्दों में प्रश्नों को अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मगर मुख्य उद्देश्य जो है वो समान अवसर ही है, बस शब्द में अंतर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर सहायक एवं मार्गदर्शक। प्रश्न क्रमांक 13, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? उत्तर है ब्रूनर। प्रश्न क्रमांक 14, जेडपीडी का प्रतिपादन किसने किया? का उत्तर है वाइगोत्स्की। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोला जाता है।
प्रश्न क्रमांक 16, IEP का पूर्ण रूप क्या है? IEP का पूर्ण रूप क्या है? ये इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षा योजना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्षण क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, शिक्षा में सहभागिता बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 18, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है? उत्तर है बाधा रहित वातावरण। प्रश्न क्रमांक 19, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी बच्चों के लिए सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 20, पीयर ट्यूटोरिंग का अर्थ क्या है? उत्तर है सहपाठी द्वारा शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 21, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? उत्तर है समूह आधारित अधिगम। प्रश्न क्रमांक 22, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? उत्तर है लचीला एवं सतत। प्रश्न क्रमांक 23, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रमुख साधन क्या है? उत्तर है ब्रेल लिपि। प्रश्न क्रमांक 24, श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रमुख माध्यम क्या है? उत्तर सांकेतिक भाषा। प्रश्न क्रमांक 25, ऑटिज्म किस प्रकार की स्थिति है? उत्तर है न्यूरो विकासात्मक विकार, ये एक डिसऑर्डर है। प्रश्न क्रमांक 26, डायलेक्सिया किससे संबंधित है? उत्तर है पढ़ने की कठिनाई। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, इन जो विकार है उनसे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। डायलेक्सिया, लेक्सिया बोलने में आपको थोड़ा सा लैग पीछे हो रहे हैं, तो इसीलिए पीछे हो रहे हैं मतलब बोलने में डायलेक्सिया। पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए पढ़ने में कठिनाई, ऐसे करके याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 27, डायग्रेफिया किससे संबंधित है? यह लिखने की कठिनाई। यहाँ पर देखिएगा लास्ट में शब्द ग्रेफिया, ग्रेफिया मतलब ग्राफ आ रहा है, मतलब ग्राफ जो होता है वो ग्राफ बनाते हैं, इसीलिए उसको उस तरीके से याद कीजिएगा। ग्राफिया ग्राफ मतलब लिखने में कठिनाई, आपको समझ आएगा। वैसे लेक्सिया बोलने में कठिनाई आ रही है, मतलब पढ़ने में कठिनाई आ रही है, वो पढ़ने में कठिनाई, इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, डाइसकैल्कुआ किससे संबंधित है? गणना की कठिनाई। इसमें देखिए लास्ट में कैलकुआ आया है, मतलब कैलकुआ कैलकुलेशन, इसलिए आप इसको गणित ऐसे याद रखिए। प्रश्न क्रमांक 29, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है एवरी चाइल्ड मैटर, मतलब हर बच्चा महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? शिक्षा में समानता। प्रश्न क्रमांक 32, एजुकेशन फॉर ऑल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। प्रश्न क्रमांक 23, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या माना जाता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षा को फैसिलिटेटर माना जाता है, मार्गदर्शक सुविधादाता के रूप में देखते हैं। RPW एक्ट 2016 का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। RPW एक्ट 2016 ने 7 दिव्यांगताओं को बढ़ाकर कितना किया है? इसको किया है 21। समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या माना जाता है? इसको स्वाभाविक माना जाता है। उत्तर प्रश्न क्रमांक 37, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का संबंध किससे है? नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड इस का संबंध है समावेशी शिक्षा की अवधारणा से। प्रश्न क्रमांक 38, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? वातावरण भेदभाव रहित होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 39, दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असिस्टिव डिवाइसेस। प्रश्न क्रमांक 40, ब्रेली लिपि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस लिपि का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। साइन लैंग्वेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साइन लैंग्वेज का उपयोग श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, इंक्लूसिव क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता। प्रश्न क्रमांक 43,
IEP किसके लिए तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। प्रश्न क्रमांक 44, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। जीरो रिएक्शन पॉलिसी किससे संबंधित है? ये संबंधित है समावेशी शिक्षा से। प्रश्न क्रमांक 46, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए सीखने के समान अवसर। पीयर लर्निंग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सहपाठी अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग का आधार क्या है? इसका आधार है समूह सहयोग। वाइटगोस्की के अनुसार अधिगम का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ब्रूनर के अनुसार शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य शिक्षक का स्कैफोल्डिंग प्रदान करना। NCP 2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चा सीख सकता है? बिल्कुल, NCF 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 52, NEP 2020 समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत पर बल देती है? ये बल देती है इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब समानता एवं समावेशन पर। RPW एक्ट 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण। RPW एक्ट 2016 के अनुसार शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उत्तर सही है, ये सत्य कथन है। प्रश्न 55, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कैसी शिक्षा का अधिकार है? प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मगर यहाँ पे आप याद रखिएगा RT एक्ट 2009 जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है और दिव्यांगों के लिए इसी उम्र को और बढ़ा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा में विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बाल अनुकूल होना चाहिए, जिसको हम चाइल्ड फ्रेंडली कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 57, इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य शिक्षक का है बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न क्रमांक 18, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या माना जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक संपत्ति माना जाता है, एसेट मानते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं करिकुलम एडॉप्शन। प्रश्न क्रमांक 60, समावेशी शिक्षा में सहपाठियों का सहयोग किस अधिगम को बढ़ावा देना है? यह है पीयर लर्निंग को। पीयर लर्निंग मतलब आप सहपाठियों के साथ सहयोग करते हुए पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से हमने अभी 60 प्रश्नों को देखा है। हम इस समावेशी शिक्षा में कुल 120 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आपके पूरे के पूरे PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, उस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे 120 प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग, चाहे वो किसी भी स्टेट की TT हो या CTT हो, उसमें पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी होंगे। तो इसके लिए आप इसको देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप दूसरों को सहयोग करें। और साथ में अब अगर मित्रों के साथ करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा और आपको परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप जो पीयर लर्निंग की बात कर रहे हैं, सहयोग, सहपाठियों के साथ सहयोग, वैसे ही आपको किसी सहपाठी के साथ सहयोग करते हुए पीयर लर्निंग करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता 100% मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसी में लास्ट में पोस्ट करके आता है। आप देखेंगे इसमें वीडियो प्लेलिस्ट इस तरह लिखा रहता है, तो लास्ट में पोस्ट रहता है। तो उस पोस्ट को खोलेंगे तो उसमें हम सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आपको एक एक प्रश्न इससे संबंधित मिलेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। उस आपके अनुसार जो ऑप्शन सही होंगे टिक करेंगे। अगर वो सही हुआ तो नीचे में आपको उसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये उसके बारे में व्याख्या करेगा, और अगर आपने गलत को टिक किया
तो उसमें गलत का निशान बनते हुए सही को टिक करेगा और नीचे में फिर डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये सही है। तो आप उन प्रश्नों को देखिए, इनसे संबंधित है, तो आपको पता भी चलेगा कि उन प्रश्नों को आप कितना जानते हैं। आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही जरूरी है ये। और साथ ही आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा तो जरूर पढ़िए और पुस्तक का सहयोग लीजिए, क्योंकि पुस्तक और वीडियो दोनों देखने के बाद आपको वो चीज़ आपके मन मस्तिष्क में हमेशा छाप पड़ जाएगी और आपको याद रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 61, डायलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? ये हमने देखा था लैक्सिया, आपको बताया था मैं आपको डायलेक्सिया। लैक्सिया पढ़ने में दिक्कत है तो पढ़ने में कठिनाई। इन प्रश्नों को डबल इसलिए लिया जा रहा है कि आपको पहले प्रश्न इसमें याद हो जाए। प्रश्न क्रमांक 62, डायग्राफिया किससे संबंधित विकार है? ग्राफिया बताया थे ग्राफ, लिखने में कठिनाई। प्रश्न क्रमांक 63, कैलकुला किससे संबंधित है? कैलकुला मतलब कैलकुलेशन, गणितीय गणना की कठिनाई। प्रश्न क्रमांक 64, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD मुख्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामाजिक संप्रेषण एवं व्यवहार से। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD से ग्रसित बच्चों में प्रमुख समस्या क्या होती है? यह है ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी लिपि कौन सी है? वो लिपि है ब्रेल लिपि। श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रभावी संप्रेषण माध्यम क्या है? वह सांकेतिक भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे की प्रगति को समझना एवं सुधार करना। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एवरी चाइल्ड कैन लर्न। प्रश्न 71, RPW एक्ट 2016 के अनुसार बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या है? यह है 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताओं को एक साथ होना, इसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी किससे संबंधित है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी किससे संबंधित है? चलने फिरने में शारीरिक अक्षमता। सेरेब्रल पल्सी किस प्रकार की दिव्यांगता है? यह है न्यूरोमस्कुलर मतलब तंत्रिका एवं मांसपेशी विकार। चौथा, ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? ये पूर्ण दृष्टि बाधिता से संबंधित है। लो विजन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आंशिक दृष्टि बाधिता। प्रश्न क्रमांक 76, हियरिंग इम्पेयरमेंट किससे संबंधित है? ये श्रवण बाधिता से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 77, स्पीच एवं लैंग्वेज डिसेबिलिटी किससे संबंधित है? ये बोलने एवं भाषा की कठिनाई से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको ID भी कहते हैं, का अर्थ क्या है? बौद्धिक कार्यक्षमता एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी। प्रश्न क्रमांक 79, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD का संबंध किससे है? ये पढ़ने लिखने एवं गणना में कठिनाई, इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 80, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको SD कहा जाता है, मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? ये सामाजिक अंतःक्रिया एवं संचार। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का उदाहरण क्या है? जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कह रहे हैं, इसका उदाहरण है मिर्गी। प्रश्न क्रमांक 82, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस प्रकार की बीमारी है? ये तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। थैलेसीमिया किस श्रेणी में आता है? ये रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है। हेमोफीलिया किससे संबंधित है? ये रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है, उसी को हम हेमोफीलिया कहते हैं। सिकल सेल डिजीज किस प्रकार का विकार है? ये आनुवंशिक रक्त विकार है। पार्किंसन डिसीज किससे संबंधित है? ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। मस्कुलर
डायस्ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये मांसपेशियों की कमजोरी से संबंधित है। एसिड अटैक विक्टिम को RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। हाँ, यह कथन सत्य है, इसको भी दिव्यांगताओं में शामिल किया गया है। ड्वार्फिज्म का संबंध किससे है? ये असामान्य रूप से कम कद होना को हम इससे संबंधित करते हैं, ड्वार्फिज्म से। समावेशी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है प्रत्येक बच्चे की गरिमा एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? प्रत्येक बच्चे को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। समावेशी शिक्षा में विविधता को क्या माना जाता है? इसको एक शक्ति मानते हैं, ये स्ट्रेंथ है। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। सैलमैन-का स्टेटमेंट कब पारित किया गया था? यह 1994 में पारित किया गया था। सैलमैन-का स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है। यूनेस्को समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है, सत्य है, यह कथन सही है। UNCRPD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। प्रश्न क्रमांक 99, भारत ने UNCRPD पर कब हस्ताक्षर किए? भारत ने इसको 2007 में हस्ताक्षर किए। समावेशी शिक्षा में भेदभाव का स्थान क्या है? कोई स्थान नहीं है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। समावेशी कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सहयोगात्मक वातावरण। समावेशी शिक्षा में सीखने की गति कैसी मानी जाती है? इसमें सीखने की गति प्रत्येक बच्चे के अनुसार भिन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 104, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे को गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है। 105, स्लो लर्नर्स कौन से होते हैं? धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को स्लो लर्नर कहते हैं। रीमेडिकल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। इनरिचमेंट प्रोग्राम किसके लिए उपयोगी है? ये इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है। समावेशी शिक्षा में ICT का उपयोग क्यों किया जाता है? ये सीखने को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। समावेशी शिक्षा में कंटिन्यूअस असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निरंतर प्रगति का मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 110, शिक्षक को बच्चों की तुलना करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। 111, समावेशी शिक्षा में प्रतियोगिता से अधिक किस पर बल दिया जाता है? ये सहयोग पर ज्यादा बल देता है। समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लचीली एवं बाल केंद्रित। प्रश्न 113, समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या है? इसका उत्तर है सक्रिय सहभागिता। प्रश्न क्रमांक 114, समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या है? उत्तर है सहयोग एवं समर्थन। प्रश्न क्रमांक 115, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 116, समावेशी शिक्षा में असफलता का कारण किसे नहीं माना जाता? दिव्यांगता को। प्रश्न क्रमांक 117, समावेशी शिक्षा में सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? उत्तर है भयमुक्त एवं प्रोत्साहनपूर्ण। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाले की नहीं बल्कि क्या है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो अधिगम का सुगम करता या फैसिलिटेटर के रूप में है। समावेशी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या माना जाता है? समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। प्रश्न क्रमांक 120, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है समान, गुणवत्तापूर्ण एवं गरिमापूर्ण शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध कराना। इस तरीक़ा से हमने आज 120 समावेशी शिक्षा के जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए उन प्रश्नों को आज देखा है। इसके अतिरिक्त आपको अगर किसी टॉपिक पे लगता है कि इस पर भी वीडियो बनना चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।